जवाहरलाल नेहरू द्वारा ये जो पूरा सिस्टम ऐड किया गया, इसका मतलब ही यही है कि इसको ऐड करने के पीछे का यही था कि ये चीज अगर आप लैंडलेस लेबर्स को सारा पैसा डिवाइड कर दोगे, जमींदारी सिस्टम खत्म कर दोगे, तो इससे क्या होगा? To keep this schedule away from the scrutiny of judicial review. Now you all know the meaning of judicial review, yes or no? Judicial review, what is the meaning? उस पे जुडिशरी रिव्यू कर सकती है, आज के टाइम पे कर सकती है, पर ये जो जुडिशियल रिव्यू है इसका मीनिंग यही था कि जुडिशरी, पता है क्या है कि अगर आप लैंड ऐसे बांट दोगे तो जुडिशरी जो है वो अगर रिव्यू करेगी तब तो वो ये बोल देगी ना कि जो आपने लैंड को बांटा है वो जमींदारी में जमींदारों का अधिकार है उसको लैंड को रखना। आप कैसे बांट सकते हो किसी का भी लैंड किसी और को? नहीं बांट सकते ना। तो सरकार ने क्या करा, इस पूरे के पूरे स्केड्यूल को ही जुडिशियल रिव्यू से परे कर दिया। ठीक है, कि कल को इसमें कुछ भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी केस होता है, तो जस्ट जुडिशरी रिव्यू कर ही नहीं सकती है। ठीक है, और ये पता है कब हटा जाके? ये हटा केशवानंद भारती केस के बाद। ठीक है, तो ये है जुडिशियल रिव्यू। वैसे जुडिशियल रिव्यू वर्ड जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन नहीं है, नॉट मेंशन एनीवेयर। ये कौन लेके आया था कॉन्सेप्ट? हाँ, बोरोड फ्रॉम यूएसए। और इंडिया में कौन लेके आया इसको? उस समय के हमारे जज, जस्टिस पीएन भागवत। यस, सुप्रीम कोर्ट के जज वो लेके आए थे, सीजीआई नहीं थे, सिंपल जज थे। उसे कहते हैं जुडिशियल रिव्यू। लिख लो इन सब पूरा टाइम शेड्यूल पूरा। हो गया ये? लिख लो इस पूरे को। क्यों ऐसा कर सकती है हमारी सरकार? कर सकती है कि जुडिशियल रिव्यू के अंडर ही नहीं उस कॉन्सेप्ट को आने देगी, मतलब जुडिशियल रिव्यू के दायरे से उसको बाहर कर देगी, सो दैट जुडिशरी इस पे कभी इंटरफेयर ही ना कर सके। ये जवाहरलाल नेहरू लेके आए थे। पॉसिबल, कर सकती, आज के टाइम पे नहीं कर सकती, क्योंकि आज के टाइम पे जुडिशियल रिव्यू बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, बट उस टाइम पे नहीं था 51 में। आज नहीं कर सकती ये चीज, आज इट इज नॉट पॉसिबल। नहीं, बेसिक स्ट्रक्चर में आज के टाइम पे। हाँ, इंटीग्रेटेड एंड पावरफुल, जिसको सब पता पावर्स दी गई है। नहीं, किसी के पास नहीं है। दिस स्टेटमेंट वाज सेड बाय अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर दैट द इंडिया सुप्रीम कोर्ट हैज द मैक्सिमम पावर्स देन एनी अदर कोर्ट ऑफ द वर्ल्ड। सेड बाय अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। नाम पढ़ा है इनका? असेंबली के मेंबर थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर, कृष्ण स्वामी अय्यर। हाँ,
क्या करना? हाँ बिल्कुल याद करना जरूरी है, नहीं स्किप कर सकते आप ऐसी चीजें, बिल्कुल करना जरूरी है। कितने ही क्वेश्चन आ चुके हैं, कितने बहुत क्वेश्चंस आते हैं इस चीज पर, सीधा स्टेटमेंट वाइज पूछ लेंगे कभी, मतलब कैसे भी मैं लबे लगा दूंगी क्वेश्चंस, बहुत क्वेश्चन आते हैं इससे। ड्राफ्टिंग कमिटी मेंबर, and he said that India's Supreme Court has the maximum powers in any other court of the world. तो, नहीं नहीं ये तो उसने पूछा, मैंने बताया तो अलग है, बोला ना ऐसा कुछ, अभी स्टेटमेंट बोली थी तो वहां से मैंने बताया, ये उससे जुड़ी हुई नहीं। हो गया, थोड़ा सा तुम लोग भी स्पीड बढ़ाओ, वैसे थोड़ा, हाँ ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड दैट, एंड है आई कैन अंडरस्टैंड दैट, हाँ वो है, दिक्कत होता है, प्रॉब्लम आएगा लिखने में, पेन नहीं चलता उतना सही से, ऐसा लगता है कि फटाफट लिखो फिर से हाथ पॉकेट में डाल लो। हीटर होना चाहिए ना क्लास में, पर हीटर खतरनाक भी है, हीटर काफी सुने हैं केसेस, तो सुन सकते हैं। खिड़की खोलोगे इतनी ठंड में? धूप आ रही है क्या? नहीं नहीं, वैसे हीटर हो सकता है क्लास में, हीटर में, हीटर लगा सकते हैं वैसे तो, घर में भी तो लगाते ही हैं। हाँ बढ़े आगे, ऐसा लग रहा है हिमाचल में बैठे, इन दोनों को देख के ऐसे टोपियां बांध के बैठी हैं दोनों, ऐसा लग रहा है हिमाचल में पढ़ रहे, दो टोपियां बांध के, दो ऐसे लगे हुए हैं करने में, ऐसा लग रहा है हिमाचल में बैठ के पढ़ रहे, हिमाचल में बैठ के पढ़ रहे, चाय पी रहे थे अभी क्लास में, है पूरा हिमाचल उत्तराखंड वाला है, हाँ ठंड तो बहुत है उधर। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये हमारा, कोई डाउट इसमें? हाँ इसमें है ही 9th के अंदर, ठीक है, इतना ही दिया है। अब क्या है, एट द प्रेजेंट टाइम, इसमें आप लिखना चाहो तो लिखो, दिस प्रोविजन हैज बिन रिमूव्ड। कब रिमूव हुआ? केशवानंद भारती केस के बाद। देखो पहले के टाइम पे था ये चीज कि आप क्योंकि जुडिशियल रिव्यू कॉन्सेप्ट बहुत पुराना, मतलब उस टाइम क्या था ना कि ये कॉन्सेप्ट हमारे संविधान में कहीं नहीं लिखा हुआ, तो वो चीज चल रही थी बस। लेकिन जब केशवानंद भारती केस आया तब ये डिसाइड हो गया कि अब ऐसा कभी नहीं होगा कि जुडिशरी किसी टॉपिक में इंटरफेयर नहीं कर सकती, जुडिशरी कैन इंटरफेयर इन एनी ऑफ द टॉपिक। लिखो, दिस प्रोविजन हैज बीन रिमूव्ड बाय केशवानंद भारती केस, केशवानंद भारती केस, एंड judicial review was made a part of basic structure. This provision has been removed by Keshavanand Bharti case, and judicial review was made a part of किसका बना दिया गया था हिस्सा, बेसिक स्ट्रक्चर। और जुडिशरी ने ये एक उसमें कही थी कि भाई जो ये डेट है, अप्रैल 1973, वाई 24 अप्रैल? बिकॉज इस दिन केशवानंद भारती केस का रिजल्ट आया था, ठीक है। और जो 24 अप्रैल है, इस दिन के बाद से कोई भी टॉपिक अगर 9th शेड्यूल में ऐड होता है तो वो जुडिशियल रिव्यू से के दायरे में ही आएगा, उससे परे कभी नहीं रहेगा। समझ आ गई बात? तो आज प्रेजेंट सिचुएशन समझ आ गई ना, उसके बाद से यही चीज चलती आ रही है, ठीक है। डेट आप याद कर लेना, 24 अप्रैल 1973, जिस दिन केशवानंद भारती केस की जजमेंट आई थी। अब तो स्टेट, हाँ अब तो स्टेट भी कर सकती है, अब तो इसमें चेंजेस आ गए। बिल्कुल, पंजाब के अपने टीनेंसी एक्ट है, लैंड रिफॉर्म्स है, केरल के अपने, बिल्कुल। कंकरेंट लिस्ट में आता है। स्टेट तो लैंड स्टेट का है, हाँ नहीं नहीं, लैंड जो है ना, लैंड और लैंड रिफॉर्म्स ये कंकरेंट में है, स्टेट एंड कंकरेंट, हाँ हाँ ऐसे करके डाल दिया, रिफॉर्म्स वगैरह दोनों मिलके कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन, एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी वगैरह, किसको क्या चीज के लिए देना है, वो लैंड किस चीज के लिए डेजिग्नेट होना चाहिए, वो चीज, हाँ तो स्टेट अपना लेके आ सकती है ना एक्विजिशन एक्ट।
भाई यार ऐसा थोड़ी ना कि अगर मेन, अगर एक बात सोचो, अगर मान लीजिए किसी भी चीज को स्टेट लिस्ट में लिख दिया, दैट डजंट मीन कि सेंटर उसमें इंटरफेयर ही नहीं कर सकती, ऐसा तो है ही नहीं। पंचायत लिखा है, मैंने कल ही बताया था, पंचायत उसमें इंटरफेरेंस करती है। 70th अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ, म्यूनिसिपैलिटी के लिए हुआ, पुलिस के लिए होता है, हेल्थ में, अब हेल्थ में कोविड आया तो क्या सिर्फ स्टेट ने रूल बनाए, सेंटर ने नहीं बनाए क्या? बनाए तो हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि स्टेट में लिख दिया तो वो स्टेट ही करेगी सिर्फ, नहीं है। आज के टाइम पे तीनों लिस्ट में सेंटर अपना इंटरफेरेंस पूरा रख रही है ये चीज। हाँ, स्टेट की परमिशन, मतलब स्टेट के साथ ही मिलके करना पड़ेगा ये चीज। परमिशन तो क्या ही, परमिशन तो कुछ नहीं बचा आजकल। हाँ, साथ में मिलके करना पड़ेगा। हाँ, अपोज कर सकते हैं। केशव भारती केस में क्या था, पढ़ा नहीं? केशव भारती केस नहीं पढ़ा? बाकी नहीं पढ़ा अभी। केशवानंद भारती केस में ऐसा था कि एक व्यक्ति है केशवानंद भारती, जो कि साधु संत था। ठीक है, उसका एक मठ चलता था, मठ समझते हो ना, मठ चलता था। मठ का कॉन्सेप्ट भारत में किसने शुरू किया? ये मठ बनाएंगे और उस मठ में शिक्षा दी जाएगी, और शिक्षा दे करके आपको वो चीजें सिखाई जाएंगी, आप उसको इम्प्लीमेंट करोगे, डेली आओगे, सीखोगे चीजों को वगैरह। शंकराचार्य, एग्जैक्ट। आदि शंकराचार्य ने मठों का कॉन्सेप्ट शुरू करके भारत में 4 मठ बनाए थे। कौन सी जगह पर? एक उड़ीसा में हो गया, वाराणसी में कोई मठ नहीं है। जबरदस्ती है 4 हिस्से बना दो देश के, ऐसा कुछ नहीं। जगन्नाथपुरी, द्वारिका, नहीं सुना होगा तब तो याद करना। वैसे आपको पता है रामेश्वरम हमारा तीर्थ स्थानों में है, लेकिन श्रृंगेरी मठ में से। 4 धाम नहीं, 4 धाम नहीं, 4 धाम इज डिफरेंट, बाकी 3 तो हैं, ये नहीं। क्यों नहीं आता? 4 अरे 4 दिशाओं में 4 धाम, सीधी सी बात। केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, ये छोटे 4 धाम, वो छोटे 4 धाम, ये बड़े 4 धाम। कर्नाटका, श्रृंगेरी इज इन कर्नाटका। ये चारों गया बसावास ने शुरू किया था। जो ये 4 स्टेट्स जगह देख रहे हो, ये शंकराचार्य ने मठ शुरू किए, इसको आगे चलते चलते कैरी फॉरवर्ड किया। जो ये केशवानंद भारती, उनका मठ का नाम था एडनीर मठ। ये चलाते थे एडनीर, केरल में ना, मलयालम नेम है, केरल में चलाते थे, वहीं पे ही था। तो सरकार ने से ये चीज का एक कि भाई जो भी ऐसे मठ, ट्रस्ट, चैरिटेबल एरियाज जो कि प्रॉफिट पे नहीं जा रहे हैं, उनको सरकार एक्वायर कर लेगी। ये रूल पास किया गया लैंड के अंदर कि वो सरकार एक्वायर कर लेगी। लेकिन जैसे कि आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है, आर्टिकल नंबर 26 पढ़ा है ना, क्या कहता है आर्टिकल 26? आपकी मर्जी है, आप किसी भी रिलीजन को प्रोपोगेट करने के लिए कोई भी रिलीजियस इंस्टीट्यूट चला सकते हो। ये भी तो वही चला रहे, इंस्टीट्यूट चला रहे। अब कल को पतंजलि एक्वायर करने के लिए सरकार बोले तो गलत है ना, वो आगे केस कर सकते हैं इस बात पर। तो आर्टिकल 26 was challenged here, and Keshavanand Bharati was a sadhu sant person. He doesn't know the things of constitution, what is going on. So one of his disciple, उसका एक शिष्य था जिसका नाम था एडवोकेट नानाजी पालकीवाला। ये गया था कोर्ट में शिष्य, ये पर्सन था जिसने सारा केस लड़ा है, और केस को फाइट करके जो है, भले ही हार गए थे, ठीक है, 13 जजेस की बेंच बैठी, 7/6 से फैसला आया, इंदिरा गांधी के फेवर में फैसला आया। भले ही ये सब सही बात है, बट स्टिल जो है ये 6 जजेस और ये सब लोगों ने एक, मतलब इनको तो न्याय मिल गया था, इनको न्याय मिल गया, इनको उनका लैंड वापस मिल गया, जगह वापस मिल गई। और उसी टाइम पे ये चीज निकल के आई, बेसिक स्ट्रक्चर। और मेन डिबेट ये था कि क्या हमारी जो पार्लियामेंट है वो किसी का भी फंडामेंटल राइट भी छीन सकती है क्या? क्योंकि उस टाइम पे 1973 की बात है, एंड राइट टू होल्ड प्रॉपर्टी वाज अ फंडामेंटल राइट एट दैट टाइम, एंड नाउ इट इज अ
एग्जैक्टली अब ये नहीं है ना, ये केस है 1973 का, और 1978 में ये चेंज आया था कि प्रॉपर्टी को होल्ड करना आपका फंडामेंटल राइट नहीं है। ये उस समय किसमें था, आर्टिकल 19 में था, 7 पॉइंट्स में से एक पॉइंट ये था, 31 में भी था ये चीज। तो फंडामेंटल राइट था हमारा कि हमारी प्रॉपर्टी हमारी रहेगी और कोई होल्ड नहीं कर सकता। बाद में इसको चेंज कर दिया गया। तो बेसिक स्ट्रक्चर में यही बात थी कि जो हमारी फंडामेंटल, ये जो पार्लियामेंट है, क्या फंडामेंटल राइट भी चेंज कर सकती है। तब जुडिशरी ने क्लियर किया था कि पार्लियामेंट के पास बिल्कुल पावर है चेंज करने की, बट एक सीमित पावर है, अमेंड करने की, चीजों को करने की एक सीमित पावर है, वो इससे बाहर नहीं जा सकती। वो है बेसिक स्ट्रक्चर कि ये पॉइंट्स से बाहर पावर नहीं जाएगी। ठीक है, मैं इक्वालिटी, फ्रीडम, लिबर्टी, ये सब चेंजेस नहीं ला सकती, चेंज कर सकती है बट ये सब पॉइंट्स पे नहीं। फंडामेंटल राइट के सारे एलिमेंट्स बताए थे उन्होंने। ठीक है, समझ में आया ये वाला चीज। ये था केशवानंद भारती केस। 7 was in favor of इंदिरा गांधी and 6 were in favor of ड्यू टू द प्रेशर। ये असल में प्रेशर था सरकार, न्याय मिल गया था इस चीज में, हार गए थे भले ही, वही तो बात है, ये वाला केस इतना ज्यादा पेचीदा था उस टाइम पे, और भले ही 7 और 6 में फैसला गया है, ये इंदिरा गांधी के फेवर में थे, लेकिन उस टाइम के जो सीजेआई और जजेस थे ना, उनके ऊपर प्रेशर था, गांधी का प्रेशर था, जिस तभी ये लास्ट मोमेंट पे यहाँ पे स्किप हो गए। हाँ, अब कोलिजन बाद में, इसी चक्कर में से तो सारी चीजें जो है चेंजेस लेके आए। कोलिजम, हाँ, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के लिए सही है, लेकिन उसमें भी फ्लॉज हैं, उसमें भी फ्लॉज है। हाँ, ट्रांसपेरेंसी उसमें भी नहीं है, उसमें भी फ्लॉज है, चाहे वो जुडिशरी क्यों ना हो। ठीक है, ठीक है भाई, ये वाला। अब 10th शेड्यूल पे बढ़ते हैं आगे। 10th शेड्यूल पढ़ा हुआ है, एंटी डिफेक्शन लॉ, सीक्वेंस में पढ़ रहे हैं हम लोग। हाँ, फिर इनका रह जाएगा। हाँ, बोलो। वो तो एक अलग कॉन्सेप्ट है। सुप्रीम कोर्ट जज को रिमूव करने का, हाई कोर्ट जज को इम्पीच नहीं, प्रोसेस है उसका पूरा, होते प्रोसेस है, होगा नहीं वो बात अलग है, होने का वो प्रोसेस जानना चाह रहा है। एमिनेंट ज्यूरिस्ट, हाँ हाँ, पार्लियामेंट में मोशन पास हो, मतलब प्रोसेस जानना चाह रहे हो। हाँ, प्रोसेस में समझा, ठीक ठीक, प्रोसेस बता देती हूँ। अभी बड़े तो तुम लोगों ने पढ़ा है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जज को रिमूव करने का प्रोसेस। ठीक है, तो वो तुम्हें अलग से करा दूंगी, तो कराओ तुम्हें अलग से। अगला आता है 10th शेड्यूल, मीनिंग क्या है इसका? हाँ, इसका रेफरेंस तो बहुत जगह है, नहीं रेफरेंस आता है, हाँ, यूज तो करना पड़ेगा बार बार। हाँ, डिस्क्वालिफिकेशन, एंटी डिफेक्शन लॉ किसकी डिस्क्वालिफिकेशन? डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपीज एंड एमएलएस। एमपीज और एमएलएस को डिस्क्वालीफाई कर प्रोसेस इसके अंदर बताया हुआ है। हालांकि ये भी बहुत अच्छा है नहीं पूरा एंटी डिफेक्शन लॉ, इसमें भी बहुत फ्लॉज हैं, बट जितना है वो तो पढ़ना ही पढ़ना है, एटलीस्ट उतना तो पढ़ना ही पढ़ना है। देखो इसके क्या हुआ। हाँ, असल में था क्या, 1966 में हमारी एक स्टेट बनती है हरियाणा, राइट, पता है ना ये चीज। पंजाब से अलग होकर हरियाणा का फॉर्मेशन 1966 में होता है, अलग स्टेट बनेंगी तो सीएम होगा, इलेक्शंस होंगे वहां पर भी। तो 1967 में जब हरियाणा के इलेक्शंस हुए थे तो वहां पर एक एमएलए था, नाम था उसका गयालाल। ये गयालाल जो है ना, ये कुछ ही दिनों में अपनी पॉलिटिकल पार्टी 3 बार चेंज कर देता है। ठीक है, इसलिए नाम इसका फेमस पड़ गया, आया राम गया राम। ठीक है, और फिर जरूरत महसूस हुई कि अगर ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इतनी रहेगी और पार्टीज इतनी चेंज होंगी, सो ये एक स्टेबिलिटी कैसे आएगी। ठीक है, हम भरोसा कैसे करेंगे पॉलिटिकल पार्टीज पे। सो उसके लिए ये एक पूरा जो है लॉ बना के लाया गया। लॉ कब लेकर के आया गया था ये?
52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ राजीव गांधी इसको लेके आया गया था, ठीक है। 52nd अमेंडमेंट एक्ट है, ईयर और ये सब लिख लो, 52nd है, अलग से इसको याद करना है। इट वाज पास्ड, ठीक है। तो आपको ये मैंने बता दिया है पहले ये चीज कि जो 8th तक थे स्केड्यूल वो ओरिजिनली थे, 9, 10th, 11, 12 एडेड है, ठीक है। और 9th कब ऐड हुआ? फर्स्ट अमेंडमेंट, पहला ही अमेंडमेंट जो संविधान में आया वो 9th शेड्यूल की एडिशन था, अभी लिखवाया ना ये चीज। ये 52nd नंबर का है, फिर आगे आएंगे तो और अगले आएंगे 73rd, 74th, ठीक है भाई। अब इसमें आपको थोड़ा सा समझना भी है, लिखना भी है। कभी नहीं पढ़ा एंटी डिफेक्शन लॉ? दल बदल के लिए होता है कि दल बदल को रोकने के लिए। डिटेल नहीं पढ़ा वो मैं कराती हूँ, चलो लिखो, लिखिए भाई। इसके अंदर लिखो पहले पॉइंट, द डिसीजन रिगार्डिंग एंटी डिफेक्शन, द डिसीजन regarding anti-defection will be taken by chairman or the speaker, taken by the speaker or chairman। ठीक है भाई, एक तो ये है, ये वाली बात समझ आ गई जो लिखी है। अगर मान लीजिए एक लो, लोकसभा के किसी एमपी को हटाना है तो कौन डिसीजन लेगा? फाइनल स्पीकर ऑफ लोकसभा, मतलब जैसे अभी कौन है, ओम बिरला का डिसीजन फाइनल होगा। और अगर राज्यसभा के किसी मेंबर को हटाना है तो अभी कौन है? जगदीप धनखड़, बिकॉज द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा विल ऑटोमेटिकली, मतलब दोनों सेम पोजीशन होगी, वाइस प्रेसिडेंट और इसकी, ठीक है। ये तो पता है ना सबको, ठीक है। आगे बढ़ते, सेम एमएलए के लिए भी होता है, सेम टू सेम फॉलो होगा स्टेट में भी, सेम एग्जैक्ट। जो राज्यसभा जो लोकसभा लेजिस्लेटिव असेंबली का स्पीकर होगा वो एमएलए को हटा सकता है, ठीक है। अब इसके हमारे पास है क्राइटेरिया, तो अब सामने समझना, एक ही बार में समझने आने वाला टॉपिक है, इसमें 3 पॉइंट्स है, तीनों को रट लेना पहली चीज तो, ठीक है। समझने की कोशिश करना, समझ आ जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं आए तो रट तो लेना ही, रटना ही है, बिकॉज उसमें तीनों पॉइंट्स में सवाल सीधे पूछे जाते हैं। सबसे पहली चीज है, इफ एनी लेजिस्लेटर का मतलब है जो व्यक्ति पार्टी में है, ठीक है, एमपी या एमएलए, voluntarily joins any political party, किसी पॉलिटिकल पार्टी को वॉलंटरली अपनी मर्जी से सीधा बता के चला जाता है कि मैं जा रहा हूँ पार्टिसिपेट करने, तो उसको डिस्क्वालीफाई करने का हक है। जरूरी नहीं है डिस्क्वालीफाई होगा, पहले मैं क्लियर कर दूं, इट्स नॉट कंपल्सरी कि ये डिस्क्वालिफिकेशन होगी, इट इज डिपेंडिंग अपॉन स्पीकर और चेयरमैन एंड द डिसीजन ऑफ देम इज फाइनल, इट विल नॉट बी चैलेंज्ड बाय प्रेसिडेंट और एनी अदर पर्सन, इट इज फाइनल, ठीक है, एंड बाइंडिंग। दूसरी चीज, इफ नॉमिनेटेड मेंबर्स, कहाँ के होते हैं नॉमिनेटेड मेंबर्स? 12 इस क्राइटेरिया को आपको याद रखना होगा। जो 12 नॉमिनेटेड मेंबर हैं कौन सी फील्ड से होते हैं? आर्ट, साइंस, लिटरेचर एंड सोशल सर्विस। आई वांट एवरीवन्स आंसर, ये पढ़ चुके हो, सबका जवाब आना चाहिए। तो वो कभी भी नॉमिनेटेड मेंबर 6 महीने के बाद किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करते हैं, विद इन 6 months दे कैन ज्वाइन, बट आफ्टर 6 months इफ दे आर ज्वाइनिंग देन दे कैन बी डिस्क्वालिफाइड। द रीजन फॉर दिस इज नॉट क्लियर एट ऑल कि क्यों करा है ऐसा, बट यस दिस इज देयर, ठीक है। ये आपको एक तो लर्न करना है, ठीक है। बेसिकली जैसे अभी नॉमिनेटेड मेंबर मान लो पीटी उषा है ना, 12 में से एक पीटी उषा है, वो अभी आज उनको नॉमिनेट किया, आज से 6 महीने के भीतर वो पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करती है तो ठीक है। आफ्टर 6 months वो पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करती है बीइंग अ राज्यसभा मेंबर, तो उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए। 6 months का हाँ 6 months का नोटिस पीरियड टाइप है, वहां तब कर सकते हो उसे, आपको एमपी के पद से हटा दिया जाए। हाँ
दोबारा से बन सकते हैं, आप उस टाइम पे नहीं बन सकते, आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया। ठीक है, आगे तीसरा पॉइंट, इफ एनी इंडिपेंडेंट मेंबर जॉइंस पॉलिटिकल पार्टी, कोलिशन की बात नहीं हो रही, पार्टी ज्वाइन करता है, निर्दलीय सुने, इंडिपेंडेंट मेंबर, वो तो निर्दलीय लड़े थे और जीत भी गए। ठीक है, वो जीतने के बाद लालच के चक्कर में पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं अपनी पार्टी को छोड़ के, वो नहीं चलेगा। ठीक है, आप कोलिशन जरूर बना सकते हो, कोलिशन बनाते हैं निर्दलियों के साथ कोलिशन बनाया जाता है, कोलिशन इज अलाउड। आप अपनी पॉलिटिकल पार्टी से ही स्किप करके दूसरी जगह पे जा रहे हो, पार्टी चेंज करो, वो नहीं अलाउ होगा, पॉलिटिकल पार्टी नहीं चेंज कर सकते। हाउएवर ऐसा नहीं कि तीनों फॉलो करते हो, बहुत अच्छे से देश में चलता हो, नहीं है ऐसी चीज, बहुत बार तोड़ा गया है इसको, राजस्थान में बहुत बार हुई ये चीजें, बहुत केसेस चल रहे हैं इसके ऊपर। कहाँ पर? हाँ वही तो, अगर करना चाहे तो कर सकते हैं, हाँ बहुत सारे लोग हैं ऐसे, तो इट्स नॉट कंपल्सरी कि ये फॉलो होगा, ये प्रोविजंस हैं, होगा या नहीं होगा वो आगे की बात है। इसमें सबसे बड़ा एक्सेप्शन ये है कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के साथ मर्ज होना चाहती है, ठीक है, तो मर्ज भी हो सकती है, दो पॉलिटिकल पार्टीज मर्ज हो सकती हैं, अगर उस पॉलिटिकल पार्टी के 2/3 मेंबर इसके फेवर में है। मर्ज मतलब एक ही बन जाएगी अब वो पॉलिटिकल पार्टी, अब वो मिक्स होके वो पॉलिटिकल पार्टी एक, जैसे वोडाफोन और आइडिया वीआई बन गए, मर्ज हो गए ना, ऐसे वाला कोलिशन नहीं, मर्ज हो गए, दोनों मिक्स हो गए साथ में। कैनरा बैंक और सिंडिकेट बैंक मर्ज हो गया, सिंडिकेट बैंक तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, कैनरा ऐसे वो मर्ज। कोलिशन तो गठबंधन हो गया ना, साथ में चल रहे हैं, कर रहे हैं, वो नहीं। कोलिशन तो कभी भी बनाओ, कोलिशन में कोई मना ही नहीं है, उस पर कोई रूल्स नहीं लगते हैं। मर्ज कर रहे हो आप, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी का एग्जिस्टेंस ही हटा रहे हो और एक नई पॉलिटिकल पार्टी लेके आ रहे हो। ठीक है, हाँ वो कोई दिक्कत नहीं, कोलिशन तो कितने बने, इंडिया अलायंस था कोलिशन, वो तो जैसे आम आदमी पार्टी, टीएमसी, कांग्रेस, सब मर्ज होकर के सबने मिक्स करके अपने आप को इंडिया अलायंस बना दिया, पर है तो इंडिविजुअल पार्टीज ना, कल को यही मर्ज हो जाए और ये सब पार्टी हट के सिर्फ इंडिया बन जाए, तो अगर 2/3 मेंबर्स अलाउ करते हैं हर पॉलिटिकल पार्टी के, तो ये पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं। मर्ज होना, सबका मर्ज होके एक ही पार्टी बन जाएगी, इंडिविजुअल पार्टी हट जाएगी, खुद की पार्टी डिसाइड करेगी, पार्टी मीटिंग में डिसाइड, हाँ लीडर्स करके, मतलब वो पार्टी मीटिंग में 2/3 लोग अगर इस बात को सपोर्ट करते हैं कि पार्टीज को ही मर्ज कर लो, एग्जाम्पल के आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ही मर्ज हो जाए और दोनों को मिला के एक पार्टी हो जाए, इंडिविजुअल हट जाए, ठीक है, तो अगर 2/3 मेंबर दोनों पार्टी की सपोर्ट कर रहे हैं तो ये पॉसिबल है, वरना नहीं। हाँ जैसे बीजेपी बनी है, बीजेपी से पहले बनी थी जनता पार्टी, है ना, तो जनता पार्टी थी और एक सोशलिस्ट पार्टी थी, वो मर्ज करके बीजेपी बन गई, बन सकता है। लेकिन खैर उस समय तक बात ये थी कि उस समय तक ये रूल आया नहीं था, 85 में आया और बीजेपी का 80 में बन गया, रूल ही नहीं आया। अलायंस में कोई एक्शन नहीं लेना, अलायंस तो किसी के भी साथ बना हुआ, हाँ जब नहीं करना हटा दो अपना सपोर्ट, हाँ नहीं मैं बता रही हूँ, इसमें एक अलग पॉइंट है, इसमें नहीं लिखा हुआ, वो अलग है, वो तो पॉइंट समझाते समझाते मैंने बताया। पार्टी अगर मर्ज हो रही है तब कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब उसमें ये रूल लगेगा ही नहीं, कुछ नहीं है, ये है इसमें लग रहा है, इंडिविजुअली करोगे तो है, इंस्टेबिलिटी तो तब आती है जब इंडिविजुअल चले जाते हैं इधर से उधर, ठीक है, नवजोत सिंह सिद्धू पहले इधर फिर उधर पे चला गया पार्टी, फिर वापस आ गया, चीजें हरकतें ऐसी करते हैं ना, तो वो रोकने के लिए किया गया ये, ठीक है, हाँ तो वही तो बात है, अब वो बात अलग है, उस पर एक्शन नहीं ले रहे, वो अलग बात है, ये कर सकते हैं। एक इसमें ये भी है, एक और पॉइंट है, ये लिखा नहीं हुआ बट ये इनसाइडर पॉइंट है, यूज होता है प्रैक्टिकली, कि अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी के कोई भी एमपी और एमएलए है जो सभा में बैठा हुआ है, संसद में बैठा हुआ है, और उसको एक बिल पर ये बोला गया था कि, हाँ विप के ऊपर, अगर उसको एक बिल पे ये बोला गया है कि आपको ये पर्टिकुलर बिल जिस दिन आएगा उसके यस में या उसके नो में वोटिंग देनी है, ठीक है, और उस व्यक्ति ने उसे उल्टा कर दिया, ठीक है, पार्टी की मीटिंग में डिसाइड हुआ है कि आपने उस बिल के ऊपर नो में बटन करना है, और उसने व्यक्ति ने जाकर के यस में किया या वोटिंग ही नहीं दी है, ठीक है, तो उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, और इसे हम कहते हैं दे आर वायलेटिंग दी
पॉलिटिकल पार्टीज विप, इसे कहते हैं विप। विप का मतलब होता है कि आप अपनी पॉलिटिकल पार्टी की दी हुई डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ही काम करोगे, ठीक है। अब एक कोड ऑफ कंडक्ट पॉलिटिकल पार्टी का होता है ना, बीजेपी ने कह दिया कि भाई ये बीजेपी के एमपी को करना है, और उस दिन मीटिंग में आना ही आना है सबको, मीटिंग अटेंड करनी है, बिल आएगा, बिल पे डिस्कशन होगी, वोटिंग करनी है, यस में करना है, और किसी व्यक्ति ने नो में कर दिया तो उसको डिस्क्वालीफाई करने का हक रखते हैं। नहीं, अगर जो डायरेक्शंस में लिए यू हैव टू वर्क, हाँ ठीक है। 2/3 की बात अलग है, यहाँ पे 2/3 है, लेकिन विप में तो कुछ नहीं लगता, विप में कुछ नहीं है। पार्टी की विप जारी हो गई है, दैट मींस यू हैव टू वर्क अकॉर्डिंग टू द पार्टीज विप ओनली, यू कैन नॉट यूज योर डिस्क्रिशन, ठीक है। सही भी है, ज्यादातर सही है ये चीजें, बिकॉज पार्टी के अपने भी तो रूल्स होते हैं ना भाई। अब तुम परिवार का अपना सोचो, परिवार में जो डिसाइड हो गया और तुम परिवार से जाके अलग कुछ काम कर रहे हो तो सजा तो भुगतोगे, है ना। अब मम्मी पापा ने डिसाइड कर लिया कि यही होगा, इस रिश्तेदार से बात नहीं करनी है, और तुम चले गए, इनवाइट करा उसको डिनर पे, फिर घर में तो कलेश होगा ही ना। हाँ, बुआ से बात कर ली, मम्मी ने मना किया था, तो मम्मी पापा की लड़ाई तो होगी होगी, तुम भी फंसोगे उसमें। माननी पड़ेगी, फॉलो करनी पड़ेगी, बिकॉज यू आर अ मेंबर ऑफ दैट पार्टी। हाँ, मत लड़ो फिर, इतना प्रॉब्लम था तो पार्टी छोड़ दो, अगर इतनी तुम्हारी ऑनेस्टी है पार्टी छोड़ दो, वो है नहीं किसी की। 2/3, वो भी सेम 2/3 है। नहीं नहीं, 2/3 है उसका भी, अगर इतने छोड़ देते हैं एक साथ तो वो पॉलिटिकल पार्टी पे कोई एक्शन नहीं होगा। हाँ हाँ हाँ, हुआ था ये, 2/3 ही है इसका भी। 2/3 मेंबर्स पे है, चेक करो, 2/3 है इसका भी। स्टाफ को थोड़ी काउंट करोगे आप तो वो उनको देखोगे ना जो जीत रहे हैं, जो चुनाव लड़ रहे हैं, जिनको टिकट मिली हुई है। हाँ, 30 का 2/3, 20 लोग, हाँ हाँ, 2/3। सचिन पायलट का भी तो यहाँ चल रहा था ये सीन, वो भी पार्टी मर्जिंग में यही तो था उस टाइम पे, स्टेट वाइज भी कर सकते, हाँ हाँ हाँ, मेंबर हो जाए कहीं से भी, कहीं से भी, कहीं से भी, पूरे इंडिया से। पर कांग्रेस पार्टी के 2/3 तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे ना। हाँ हाँ, एमपी है या एमएलए, उस पर डिपेंड करेगी ना ये चीज तो स्टेट के हिसाब से चलेगा। हाँ, एमपी है तो फिर पूरे में देखेंगे, तब तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे, ऐसा होना पॉसिबल नहीं है, ऐसा पॉसिबल, हाँ ये नहीं हो पाएगा। नेशनल पार्टी का डिसइंटीग्रेशन ऐसे होता नहीं है, बहुत बहुत बड़ा फिनोमिना है ये तो स्टेट पार्टीज है, यहाँ पॉसिबल है, पार्टी पे हो सकता है। 2/3 ही है क्राइटेरिया, 2/3 है वही तो बात है, ये जो लिखी है ये हर बार फॉलो नहीं होती है। उस समय ये आया नहीं था विवाद की ये वाला जो फॉलो नहीं कर रहे हैं, हाँ, तो ये बात थी कि फॉलो नहीं कर रहे हैं, इस चीज को फॉलो करते भी नहीं है, नहीं ऐसे लिखी हुई है, फॉलो कहाँ होती है चीजें, यू ऑल नो दैट। हाँ, हो सकता था एक्शन, अलग कर ली, वो एक्शन नहीं किया तो ठीक है। लिखो पहले इसको, लिखो, नोट करो, 10th एंटी डिफेक्शन लॉ, बस पॉइंट्स है सीधा, हाँ सीधा पॉइंट्स।
मेंबर के ऊपर होता है ये चीज। होती थी, हटा दी एंग्लो इंडियन। क्या डिस्क्वालीफाई होगा, वो कौन होगा? तो चेयरमैन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल, एमएलसी के लिए वो डिसाइड करेगा, एमएलए के लिए स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, उनका चेयरमैन उन्हीं में सेलेक्ट होता है, हाँ, वोटिंग के बाद। हाँ हाँ। और तुम्हें पता है कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसकी कॉम्पोजिशन कैसे डिसाइड होती है? पढ़ रखा है ये तुम लोगों ने? 1/3, 1/12, 1/6 टीचर्स का पढ़ रखा है? नहीं, इम्पोर्टेंट है ये भी बताऊंगी फिर मैं। क्यों पीछे वाला नहीं लिखा गया? इसमें तो छोटा सा कुछ है नहीं इसमें तो। क्या बोलते हैं? किसमें सस्पेंशन? टर्मिनेट, हाँ हाँ, सस्पेंड करते हैं कुछ टाइम के लिए, फॉर 10 days, 50 days, 30 days वो कर सकते हैं। हाँ, डिस्क्रिशनरी पावर में होता है ना? है, मैं बताती हूँ, है। अगला सवाल मैं वैसे वही पूछने वाली थी, वो इसके लिए अब लिख लो पहले ये चीज, फिर ध्यान तुम सामने दे पाओगे। यूथ लीडर, हाँ, वही तो मैं अगला सवाल पूछने वाली, वही बताने वाली हूँ, उसके ऊपर सामने देखो भैया, सुनो। अब जैसे तुम लोगों ने ये देखा था कि अभी कुछ टाइम पहले राहुल गांधी के ऊपर जो है वो केस हुआ था, बिकॉज ही हैज यूज्ड पब्लिकली द वर्ड दैट सारे मोदी चोर है ना, एंड उन्होंने मोदी सरनेम को तौहीन दी, एंड दैट्स हाउ यहाँ पे क्या हुआ, डिस्क्वालिफिकेशन हो गया, डिफेमेशन का केस लगा, बट दैट इज, उनको सस्पेंड कर दिया, बीइंग एन एमपी डिस्क्वालीफाई किया, बट देयर इज नो मेंशन इट हियर, कोई ऐसा तो लिखा नहीं हुआ कि डिफेमेशन किया है, कुछ इसमें तो कुछ है ही नहीं, देन under which provision he has been disqualified? कुछ तो होगा ना प्रोविजन संविधान में, कुछ नहीं है ना, पार्लियामेंट के रूल बुक में है। एक एक्ट पास हुआ था आजादी के टाइम पे, एंड दैट एक्ट इज नोन एज आरपीए 1951, हाँ, रिप्रेजेंटेशंस ऑफ पीपल्स एक्ट 1951, ये भी पढ़ना है आपको इलेक्शन, जब आप इलेक्शन कमीशन पढ़ोगे तब। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी एमपी एमएलए अगर कभी भी डिफेम करता है किसी भी कम्युनिटी को, कास्ट को, रिलीजन को, जेंडर को, या फिर वो किसी भी मतलब कोई उकसाने की कोशिश करता है किसी को, है ना, कुछ भड़काने की कोशिश करता है, हेट स्पीच लेके आता है, इंसाइट करता है लोगों को, ठीक है, प्रोवोक करता है, उस टाइम में ये बातें कि भाई इनको डिस्क्वालीफाई कर सकता है, ये लिखा का हुआ आरपीए में, इनमें नहीं लिखा, 10th शेड्यूल में ये सब नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, आरपीए में लिखा हुआ ये सारी चीजें कि क्या आप कैसे बढ़ सकते हो और कैसे है, वो सब कुछ आरपीए में लिखा हुआ है, समझ में आ गई बात ये वाली, तो ये उसका पॉइंट है, ठीक है। चलिए इसके बाद 11th शेड्यूल और 12th शेड्यूल, मुझे बताओ 11th में पंचायत है, आता है नहीं आता है? व्हाट डू यू नो अबाउट पंचायत? आई एम आस्किंग क्वेश्चंस, ओके। पंचायत का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पहले तो वो बताओ, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में पंचायत बनी कब पहली बार? नागौर डिस्ट्रिक्ट, 2 October 1951 59। हम्म, हाँ, बगदादी, ठीक है, सपोर्ट करते थे, राइट। उसके बाद इससे जुड़ी हुई कमिटीज आई और हमारा एक्ट पास हुआ, ये सब आता है नहीं आता?
वन नाम बोलो। बलवंत राय पहला। मैंने ट्रिक बताई थी ना, बैक्स टी जी, तो पहले ट्रिक से याद करो। बी फॉर बलवंत राय मेहता, ए फॉर अशोक मेहता, टी फॉर बी ए जी, जी फॉर पहले जी आता है, जी फॉर जी वी के राव, एस फॉर एल एम सिंह वी, टी फॉर थंगन और जी फॉर गडगिल। ये 6 कमिटीज हैं जो कि इससे जुड़ी हुई हैं। और फिर उसके बाद 73rd अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ। ठीक है, जल्दी चेक करो इसको, करा या नहीं करा ये टॉपिक। हाँ, रिलीजन, कम्युनिटी, कास्ट, किसी के लिए भी। whip is nowhere mentioned, it is just a convention to be followed. It is neither mentioned in any political party agenda, our parliamentary system, rule book, anything कहीं mention नहीं है, बस ये चल रही है सिस्टम। हाँ, किचन कैबिनेट जैसी चल रही है ये चीज बस। किसी को भी, कोई जरूरी नहीं है कोई मिनिस्टर होना चाहिए, वो एनीवन। हाँ ये कर दो। हाँ तो तुम्हारा कैसे, तुम पीएम हो? हाँ पीएम हो तो तुम इसको ऐड कर सकते हो, मत करना लेकिन इसको। ठंड लग रही होगी, मना कर देगा सबको कि ठंड तो है ही नहीं, लोग वहां पे ठिठुर रहे होंगे ठंड से, ये कहेगा ठंड ही नहीं है, छोड़ो काम पे जाओ अपने। कैसे चलेगा? फिर रहने दो ऐसे। हाँ सर, ये कहेगा सबको राबड़ी पियो ठीक हो जाएगा। क्या प्रमोट करोगे? किसको? अच्छा, मिलेट्स को। हाँ हाँ, वैसे किचन कैबिनेट जो है ना वो कॉन्फिडेंशियल रखते हैं, बाहर नहीं दिखाते कि कौन से लोग शामिल हैं उसमें। बिकॉज अगर कोई शामिल है उसमें ना, कोई कोई खास है, तो उसको फिर खतरा हो जाएगा ना उसकी सिक्योरिटी को, फिर इसलिए शो ही नहीं करते। और अच्छी चीज है, सही है, कुछ चीजें कॉन्फिडेंशियल होनी भी चाहिए। दोनों के बारे में बताता है। इतनी देर से बेचारा ढूंढ ही रहा था, इतनी देर से मैं सोच रही हूँ आवाज आ रही है कहीं से तो पेजेस की, मैं ध्यान नहीं दिया कि ये ढूंढ रहा है। ठीक है, मैं तुम्हें ना एक बार शॉर्ट में समझा देती हूँ पूरा पंचायत। ठीक है, पूरा का पूरा पंचायत में तुम्हें एक्सप्लेन कर रही हूँ, इससे बाहर कुछ नहीं बनता, ना कुछ पूछा जाएगा तुमसे। ठीक है, हाँ ये चीज है। इसके बाद तुम इस टॉपिक को लक्ष्मीकांत से जरूर पढ़ना फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि अगर मैं अभी पंचायत का टॉपिक डिटेल में पूरा कराऊंगी तो आज और कल, तो छुट्टी है, परसों सारी क्लास जाएगी उसमें, क्योंकि बहुत लंबा टॉपिक है, टॉपिक बहुत लेंदी है पंचायत का, इसलिए बता रही हूँ मैं। चलो, कोई बीच में नहीं बोलेगा, कुछ भी नहीं, सारा समझते जाओ। पहले आता है नहीं आता समझ लो, क्योंकि मुझे नहीं पता तुम्हें कितना आता है और कितना नहीं आता है, तो वो बड़ी कंफ्यूजन है, इसलिए समझ लो एक साथ। भारत में पंचायत होनी चाहिए ऐसा विजन किसका था? गांधी जी, महात्मा गांधी। इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 40 डीपीएसपी में इतना भी लिख दिया, देयर शैल बी अ विलेज पंचायत। लेकिन जैसा कि हमें पता है कि डीपीएसपी जो है ये तो सिर्फ एक प्रोविजन है, नॉन जस्टिसेबल, इसलिए इसको लागू करना और बनाना तो जरूरी नहीं समझा गया। लेकिन इसके लिए ना अलग अलग कमीशन आती है। असल में हुआ क्या, स्टार्टिंग में सबसे पहले जब हमारे 5 ईयर प्लान्स लॉन्च हुए थे, 5 ईयर प्लान्स के तहत कि वो किस कैसे इंप्लीमेंट हो रहे हैं, और विलेजेस का जो रिसोर्स स्ट्रक्चर है उसको हम इंक्रीज कैसे कर सकते हैं, बेहतर कैसे कर सकते हैं, इसके लिए एक प्रोग्राम आया था जिसका नाम है कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये प्रोग्राम आया, और इस प्रोग्राम को रिव्यू करने के लिए उस समय के एक एमपी, 50s के एमपी, नाम है उनका बलवंत राय मेहता, को अपॉइंट किया। ये गुजरात के एमपी थे। ठीक है, गुजरात के एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और ये आगे चल के गुजरात के सीएम भी बनेंगे। ठीक है, सेकंड सीएम ऑफ गुजरात बनेंगे बलवंत राय मेहता। तो इनको अपॉइंट किया कि यू जस्ट मतलब एक कमेटी बनाओ और टेल एंड मेक अ रिपोर्ट कि हाउ वी कैन इम्प्रूव दिस, हाउ वी कैन इम्प्रूव दिस। ठीक है, तो इनको बनाना, इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी, और रिपोर्ट सबमिशन में 1957 में रिपोर्ट दी, और रिपोर्ट में इन्होंने साफ सीधी बात बोली कि आपको क्या बनाना चाहिए, पंचायत बनानी चाहिए। और पंचायत भी ऐसे ही मत बनाओ, पंचायत का स्ट्रक्चर तक इन्होंने बता दिया 3 टीयर।
3 लेवल पे बनाओ। कौन से 3 लेवल है? इन्होंने बोला ऐसे करो तब काम बढ़िया है। इन्होंने एक और बात बोली कि इन दोनों जगह पे आपके जो इलेक्शंस होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, डायरेक्टली इलेक्शन रखो, और यहाँ पे रखो इनडायरेक्टली। और इनडायरेक्टली में इन्होंने ये बोल दिया कि यहाँ पर किसको लेके आओ, एक ब्यूरोक्रेसी लेके। इन्होंने ये सब बातें अपने रिकमेंड करी। सो इफ अ क्वेश्चन कम्स अप दैट बलवंत राय मेहता रिकमेंडेड ब्यूरोक्रेसी, राइट, उन्होंने एट द अपर मोस्ट लेवल फॉर अ जिला रिकमेंड करा, तो इनके सजेशन राजस्थान में एक्सेप्ट कर ली गई। और इस वजह से जो है 2 अक्टूबर 1959 को जवाहरलाल नेहरू को बुलाया गया राजस्थान के नागौर में, और उद्घाटन समारोह में इनसे उद्घाटन करवाया गया। और कहाँ बन गई फिर, तैयार हो गई, नागौर फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट बन गया। 2 अक्टूबर का डेट आपको पता ही है, रेलिवेंस। सेम ऐसी ही चीज कहाँ बन गई, आंध्र प्रदेश में भी। सेम ऐसा ही कर्नाटका। लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही थी कि नागौर वाले बना रहे हैं 3 टियर, ये बना रहे हैं 4 टियर स्ट्रक्चर, ये अपनी मर्जी का कर रहे हैं, तो कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है ना। अगर यूनिफॉर्मिटी लानी तो क्या करना पड़ेगा, एक कानून पार्लियामेंट को पास करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीजें शुरू हो गई यहाँ से। लेकिन फिर धीरे धीरे करते करते जो है हमें जरूरत महसूस होगी इसको कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करने की लेटर ऑन, ठीक है। तो ये थी पहली कमेटी समझ आ गई। उसके बाद ये हुआ, ऐसा किया। फिर इसके बाद सरकार चेंज हो जाती है। इसके बाद 1978 में किसकी सरकार आती है, इंदिरा गांधी के बाद कौन आ जाती है, जनता पार्टी, जिसके पीएम थे कौन उस समय के, मोरारजी देसाई। अब बात ये भाई, मोरारजी देसाई कांग्रेस की बातें क्यों मानेंगे, सबको पार्टी है, उनको ये होता है हम लेके आएंगे, प्लानिंग कमीशन तो कांग्रेस का था, हम तो नीति आयोग लाएंगे। सही बात है, पुरानी पार्टी नई बातें मानती एक दूसरे की, ठीक बात है। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने कहा जो बलवंत राय मेहता थी ना कमेटी, हम ऐसी एक और कमेटी लेके आएंगे, और उसका नाम भी अशोक मेहता रखेंगे, मेहता रखेंगे, ठीक है। तो उन्होंने अशोक मेहता कमेटी बनाई। तो सेकेंड कमेटी यहाँ पे इस वजह से बनती है, अशोक मेहता कमेटी। अब इस व्यक्ति पे प्रेशर आ गया ना, इस व्यक्ति पे प्रेशर है कि इसने 3 टियर सिस्टम दे दिया, मतलब मैं 3 तो नहीं दे सकता फिर से, क्योंकि फिर मेरी क्या रहेगी वैल्यू, या तो 4 देना पड़ेगा या 2 देना पड़ेगा। 4 ज्यादा हो जाएगा, 2 ठीक है। इसने 2 सिस्टम दे दिया, ठीक है। इसने क्या बोला, 2 टियर रखो, एक रखो। इसने कहा इसको गायब भी कर दो बीच में से, ये अपने आप संभाल लेंगे, इसको रखो यहाँ पर और ये रखो। याद रखने का तरीका एक और बता दूं मैं आपको, याद रखने का जस्ट सा तरीका है, इसमें कोई सेंस नहीं है बात में। बलवंत राय मेहता कितने शब्द आ रहे हैं, तो 3 टियर। अशोक मेहता कितने आ रहे हैं, तो 2 टियर। सेंस नहीं है। ऐसा नहीं कि वो सोच के आए थे कि मेरे नाम में 3 आते हैं तो मैं 3 बोलूंगा, मेरे में 2 आते हैं, तो ऐसा नहीं है। ये याद रखने का तरीका है कि भाई कल को भूल जाओ, नामों में कंफ्यूजन हो जाए तो याद रहे आपको ऐसे। तो ये इन्होंने 2 स्ट्रक्चर यहाँ पे दे दिए, ठीक है। अब इनकी इंप्लीमेंट करे सब कुछ होता, उससे पहले जनता सरकार गिर जाती है, ठीक है। क्योंकि इसमें मोरारजी देसाई और वो थे ना, चंद्रशेखर नहीं, चौधरी चरण सिंह, इनके बीच में विवाद चल रहा था, जिसके कारण जनता सरकार गिर जाती है और लोग नारे लगाते हैं इंदिरा लाओ देश बचाओ, इंदिरा गांधी वापस आ जाती है, ठीक है। ये सब था ना उस टाइम पे 1980s में चल रहा था। तो इनकी रिकमेंडेशन तो मानी नहीं गई, बट इन्होंने पहली बार एक बात कही थी अपने रिपोर्ट में, 2 टियर स्ट्रक्चर के साथ साथ इन्होंने ये बात बोली कि देयर मस्ट बी कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन, पंचायत को ऐड कॉन्स्टिट्यूशन में, वरना हर कोई अपनी मर्जी करेगा, कोई एक फिक्स होगा ही नहीं। सो वी मस्ट बी राइट इन कॉन्स्टिट्यूशन, तो सब मान लेंगे ना, ठीक है। कोई मर्जी नहीं चलाएगा, सबको पता है कि यहाँ इलेक्शन होने, यहाँ होने, एक क्लियर कट डिविजन है जैसे आज है, वो इसी वजह से बिकॉज इट इज रिटन इन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो ये कमेटी गई। अब थोड़ी सी इसकी जो है ना विवाद तेज हो जाएगा। इंदिरा गांधी के टाइम पे कोई कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी नहीं आएगी इससे जुड़ी हुई, लेकिन इसके बाद फिर इकट्ठा 4 कमेटीज आएंगी। राजीव गांधी के टाइम पे होगा, अगली कमेटी आएगी GVK राव, GVK राव के बाद LM सिंघवी,
फिर थंगन, ये व्यक्तियों के नाम है सारे, और फिर गडके। हाँ लाइन से आ रहे हैं सारे, ठीक है। इन सबको बनाया जाएगा और लास्ट में सब अपनी अपनी बातें कहेंगे, कुछ बातें सब बातें बताएंगे। कोई कहेगा कि इनका इलेक्शन कैसे कराना है, कोई बताएगा कि इनमें हमें फाइनेंस कैसे डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, क्या करना है। सबकी बातें, 6 कमिटीज आई, 6 की बातों को मिक्स करके सबकी अच्छी अच्छी बातें उठाई गई और सबकी बातों को मिक्स करके किस में डाल दिया गया, जो कि इफेक्ट में इस डेट को आता है। ये डेट आपने आज भी पढ़ी है, फिर से 2 बार पढ़ ली ये डेट। 24 अप्रैल केशवानंद भारती केस, 24 अप्रैल पंचायती डे। तो इसलिए हम इस दिन क्या मनाते हैं, नेशनल पंचायत डे, ठीक है भाई। और सचिन तेंदुलकर का बर्थडे भी आता है इस दिन, तो 3 चीजें याद करें सचिन, ठीक है। तुम तो क्रिकेट लवर्स हो गए, लड़के लोग नहीं हो तो क्या हुआ, सचिन तो एवरग्रीन व्यक्ति है, पुराना देख लो। चलो कोई बात नहीं, तुम नए हो, ठीक है, वो पुराना तुम नए, आगे बढ़ो, कोई बात नहीं, ठीक है। तुम क्या अभी क्यों 2000 की बात कर रहे हो, तुम काफी छोटे हो, फिर तुम्हारी क्या एज है, तुम्हारी और कौन बैठा है 20, तुम भी फिर 2000 के बाद ही पैदा हो, तुम भी तुम्हारी तो ज्यादा है, तुम हो गए फिर 1999, तुम 99, ये भी तुम भी 2004, ये भैया हैं तुम्हारे, ये सबके भैया है। कौन, नहीं मैं तो पूछ रही हूँ कंफर्मेशन, क्योंकि सबका अपना अपना एक वो कंफर्मेशन करो ना, एक किसका कितना है उस हिसाब से, ठीक है। ठीक है फिर तो तुम रहने दो, सचिन को मत देखो, फिर रहने, बस विराट को देखना, किसी को, विराट को भी नहीं, अब हो गया ना, पहले तो था ना। चलो वापस आते हैं टॉपिक पे, यहाँ तक कोई डाउट, समझ में आ गई चीजें। तो अब ये जब एक्ट आया, ये पूरा एक्ट हमारे पार्लियामेंट ने पास किया और ये स्टेट लिस्ट का टॉपिक है, तो किसने ऑथोराइज किया होगा इसको, राज्यसभा। कल ही बताया था ना आर्टिकल 249, याद आ गया। तो उस हिसाब से ये जब एक्ट पास हुआ तो हमारे संविधान में आर्टिकल 243 से 243 ओ तक ऐड किया, ABCDEF से लेके ओ तक ऐड किया। जो चीजें बच गई उसको कहाँ पे लिखा, 11, तभी तो 11 शेड्यूल एग्जिस्ट करता है। आर्टिकल्स लिख दिए, लेकिन आर्टिकल्स में जो मिस रह हो गया वो 11 शेड्यूल में लिखा, ठीक है। और 11 शेड्यूल में कितने पॉइंट्स हैं, 29 आइटम्स कहते हैं उसे, 29 आइटम्स दिए गए हैं उसमें, जिसमें ये लिखा है कि पंचायत इन चीज पे रूल और लॉ बना सकती है। वो 29 पॉइंट्स की एक लिस्ट है, ठीक है। और लिस्ट वगैरह आपको पता है कि हम लोग आर्टिकल्स में नहीं पढ़ते, वो शेड्यूल्स में लिखी है, जैसे ऑफिशियल लैंग्वेज वगैरह, ठीक है। समझ में आई बात ये वाली। तो वैसे 11 शेड्यूल में लिस्ट दी हुई है और बाकी चीजें सब इसमें दी है, उसमें लिस्ट नहीं, उसमें ये लिखा हुआ है कि इलेक्शन कौन कराएगा और कितना रिजर्वेशन होगा, वो सब दिया, ABCD से लेके O तक, साथ दोनों चीजें साथ दोनों चीजें एक ही साथ इस पर्टिकुलर डेट को इफेक्ट में आई थी, दोनों चीजें। बात समझ में आई। वो बाद में, वो 74 इसके नेक्स्ट में आया, ठीक है। वो जून में अप्लाई हुआ है, ये अप्रैल में अप्लाई हुआ है। डिफरेंस समझ में आया, बात समझ आ रही है यहाँ तक स्टोरी। पहले क्या हुआ, बलवंत राय मेहता और फिर नागौर आंध्र प्रदेश में बन गई, फिर सारी कमिटीज आनी शुरू हो गई, सबके रिकमेंडेशन को क्लब करके ये एक्ट एक बढ़िया सा बना दिया। बढ़िया एक्ट है, इसमें बहुत अच्छी चीजें ऐड की गई हैं। इसके अंदर ये तक बोल दिया गया इसमें कि कुछ प्रोविजंस को हम रखेंगे वॉलंटरी और कुछ को रखेंगे कंपलसरी। और मैं आपको साफ साफ बता दूं, क्वेश्चन अब इसमें से आने, ठीक है, कि इसके इस एक्ट के कौन सा प्रोविजन वॉलंटरी है और कौन सा कंपलसरी। दा क्वेश्चन आता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द कंपलसरी प्रोविजन ऑफ दिस, ठीक है। हाँ प्रीलिम्स में सीधा आता है, ठीक है। तो क्यों, क्योंकि ना क्या है, हम पूरा एक्ट पढ़ जाते हैं बट हम ये नहीं पढ़ते कि इसमें से कंपलसरी कौन सा और वॉलंटरी कौन सा। मतलब कि कुछ प्रोविजन हमारे संविधान में इससे जुड़े हुए ऐसे दे रखे हैं इन आर्टिकल्स में कि आपको फॉलो करने ही करने,
हर स्टेट को फॉलो करने, और कुछ स्टेट की मर्जी पे छोड़ दें, स्टेट की मर्जी है वो फॉलो करे या अपने हिसाब से चेंज कर सकती है, ठीक है। तो वो हमें पढ़ना कि कौन सा कंपल्सरी कौन सा वॉलंटरी। समझ में आ गया क्या क्वेश्चन आते हैं। तो इस तरीके से ये पूरा हमारा पंचायत निकल के आता है, और उसके बाद ये एक्ट इम्प्लीमेंट हो जाता है, जिसके बाद हमारे काफी सारे आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल नंबर 243A जो कि कहता है कि क्या होना चाहिए, देयर शैल बी अ ग्राम सभा। पढ़ रखा है आर्टिकल्स कभी नहीं। 243B और C नॉट इम्पॉर्टेंट, सिर्फ बता देती हूं मैं, ये कॉम्पोजिशन के बारे में है ऑफ पंचायत, पंचायत के 3 लेवल्स उसके बारे में जिक्र है। डी में दिया हुआ है किस किस का, विमेन और ओबीसी का सर नहीं जिक्र किया, ठीक है, जिक्र नहीं है, याद रखना। विमेन की रिजर्वेशन कितनी है और एससी एसटी की, पॉल्यूशन बोलते थे अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। ऐसा क्यों है भाई कि विमेन का 1/3 पॉपुलेशन का दे रखा है रेफरेंस, विमेन तो पूरे भारत में है ना, ठीक है, और रिप्रेजेंटेशन भी बढ़ाने की कोशिश करें, लेकिन एससी एसटी की पॉपुलेशन हर जगह सेम नहीं है, इसलिए हम 1/3 नहीं दे सकते, ठीक है। अब हम मैं बात करूं सबसे ज्यादा एससी पॉपुलेशन कहाँ पे पूरे इंडिया में, एससी सबसे ज्यादा एससी पॉपुलेशन पूरे इंडिया में, वो एसटी है, एससी यूपी, यूपी, ठीक है, यूपी में है। अब आप एससी चेक करो, बाकी स्टेट्स में बहुत कम मिलेंगे आपको, अलग अलग जगह पे अलग अलग डिफरेंस है। एसटी की बात करूं मैं, सबसे ज्यादा उड़ीसा में है, नॉर्थ ईस्ट में, ठीक बात है, दिल्ली में एसटी नहीं है, और पंजाब एसटी नहीं है, ट्राइबल पीपल नहीं है, तो हर जगह का डिफरेंट है ना, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि फिक्स कर दो, सीटें खाली रहेंगी ना, फिर जबरदस्ती भरी जाएगी। क्या चीज, ट्राइब को डिफाइन आर्टिकल 342 में किया गया है, ठीक है। सीधा सी बात है कि जिनकी आइसोलेटेड है, जोग्राफिकल एरिया अलग है, और अंडर डेवलप्ड है काफी ज्यादा, हाँ, ठीक है भाई। एसटी पीपल जोग्राफिकली अलग रहते हैं, उनके रिचुअल्स और रिवाज सब अलग होते हैं। एससी पीपल जोग्राफिकली दे आर रिसाइडिंग विद द जनरल पॉपुलेशन, ठीक है। एसटी पीपल का क्या मेन रहता है, फॉरेस्ट के एरिया में, फॉरेस्ट ड्वेलर्स ज्यादा होते हैं, फॉरेस्ट प्रोड्यूस पे डिपेंड करते हैं। एससी का ऐसा हिसाब नहीं है, इसलिए एससी एसटी की कमीशन भी आज सेपरेट कर दी, बिकॉज एसटी की डिमांड थी कि हम एससी जैसे नहीं है, हमें अलग रखो, हमारा एरिया ही आइसोलेटेड है। अब एससी को पहचानना इज नॉट, मतलब थोड़ा एसटी का थोड़ा पहनावा और चीजें अलग होती है ना थोड़ी, उस रिस्पेक्ट में है ये चीज। लोअर कास्ट पता है ये किस तरीके से निकल के आई थी, पढ़ा है ये सोसाइटी में और हिस्ट्री वगैरह में, अनुलोम प्रतिलोम मैरिजेस, वहां से अनटचेबल्स और ये सब निकल के, हिस्ट्री में पढ़ा होगा, हिस्ट्री में ही आता है ये चीज, ठीक है भाई। डी में ये है। ई वाला 243E जो है वो मिनिमम एज क्या है भाई, 21 पंचायत का मेंबर बनने के लिए। एफ है, फिर जी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट इसके हैं, लिखवाऊं क्या सारे आर्टिकल, या लिख लोगे, करवा रखा है तो फिर ये तो क्या करा, तुमने क्यों नहीं लिखा फिर, अच्छा तो ठीक है फिर रहने दो, ट्रिक व्रिक कुछ नहीं है इसकी, ये तो याद ही करना पड़ेगा, इसकी कोई ट्रिक नहीं है, याद क्या करना है। तुम इतना कैजुअल कैसे ले सकते हो यूपीएससी को भाई, इतना इजी एटीट्यूड कैसे आ रहा है। हाँ वैसे थोड़े बड़े हो गए ना, अभी अपने आप सीधे सुधर जाएंगी, इतना इजी और कैजुअल एटीट्यूड मत रखो भाई यूपीएससी को लेके, हो जाएगा, ये तो क्या है, ये तो क्या है, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होता। चाचा विधायक है, चाचा विधायक है, तब भी नहीं होगा, तब भी नहीं होता, हाँ नहीं होता भाई, नहीं होता। चलो लिखो तुम लोग जो उसमें से लिखना है लिख लो, आगे बढ़ते हैं फिर।
ये लाइन लिख सकते हैं क्या हम लोग? सेवेंटी-थर्ड अमेंडमेंट एक्ट गेव प्रैक्टिकल शेप टू आर्टिकल 40, राइट और रॉन्ग? सही है ना? आर्टिकल 40 को प्रैक्टिकल शेप किसने दिया? असल में अमेंडमेंट एक्ट ने प्रॉपर्ली शेप दे करके चीजें सही करी। लिख लो। हाँ हाँ, फोटो खींचो, लिखो जो सही लगे। घर जाके क्यों करना है? यहाँ पे क्या समस्या लिखने में? हाथ नहीं चल रहे? लिखो फिर। हाँ, फर्स्ट 5 ईयर प्लान ही तो है, फर्स्ट में ही शुरुआत हो गई थी इसकी। 5 ईयर प्लान है वो, 50 नहीं है, 5 ईयर प्लान। हाँ बिल्कुल, पहले से चलती आ रही है चीज तो बहुत। अर्थशास्त्र, वो तो हिस्ट्री में पढ़ोगे ना, अर्थशास्त्र वगैरह के टाइम से चलती आ रही है, उसमें भी मेंशन। और क्या, पहले ये होती थी, गांव के नीचे, बरगद के नीचे, पेड़ के नीचे बैठ जाओ और डिस्कशन करो। खाप पंचायत भी इसी में बता दूंगी मैं। वैसे इंडियन सोसाइटी में, सोसाइटी में आता है। हाँ, सीधा आ रखा है क्वेश्चन, हरियाणा में चलती है खाप पंचायत।
एफ लिखिए, इसके बाद नेक्स्ट में एफ नॉट इम्पोर्टेंट, स्किप कर दो, जी सीधा स्टार्ट कर दो, सारा तो मत ही करो, जी इंपॉर्टेंट है, लिखो पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ पंचायत, ब्रैकेट में लिखना आगे, द लिस्ट ऑन विच पंचायत कैन मेक rules, the list on which panchayat can make rule, the list on which panchayat can make rule is mentioned in 11th schedule. समझ गए इस बात को? इसमें सिर्फ इतना लिख दे कि पंचायत के पास पावर्स होनी चाहिए। अब वो पावर किस में होनी चाहिए, रूल नहीं लिखे हुए, पॉइंट्स नहीं लिखे, वो पॉइंट्स 11th शेड्यूल में लिखे हुए हैं, ठीक है। हाँ जी का ही, मतलब आप कह सकते हो कि 11th शेड्यूल को पावर कहाँ से मिलती है, 243 जी से, कह सकते हैं ना, ठीक है। नेक्स्ट जी के बाद एच, पावर टू इम्पोज टैक्सेस फॉर पंचायत, ऑफ पंचायत लिख लेना। एच के बाद आई इंपॉर्टेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन। अब स्टेट में फाइनेंस कमीशन भी तो एग्जिस्ट करती है ना, वो उसके बारे में यहाँ जिक्र है, बनाना। फिर जे, आई के बाद जे लिखिए भाई, ऑडिटिंग ऑफ पंचायत शैल बी डन बाय स्टेट लेजिस्लेचर, ऑडिटिंग ऑफ पंचायत शैल बी डन बाय स्टेट लेजिस्लेचर। देखिए के, स्टेट इलेक्शन कमीशन फॉर पंचायत, स्टेट इलेक्शन कमीशन फॉर पंचायत। एल, if president permits, then panchayat can be applied to UTs also. If president permits, panchayat can be applied to UTs also. पर प्रेसिडेंट की परमिशन के बाद यूटीज में अप्लाई नहीं, प्रेजेंटली पंचायत ही नहीं एग्जिस्ट करती, ठीक है। अब आगे, क्योंकि यूटीज कम्स अंडर प्रेसिडेंट ना, सेंट्रल गवर्नमेंट, तो प्रेसिडेंट की परमिशन के बाद ही तो होगी ना। यूटी इतना छोटा एरिया है और उसको कैसे एडमिनिस्टर करना है वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है। नहीं, गांव होंगे, कैसा सिस्टम होगा, उसमें किस तरीके से चीजें होंगी, वो प्रेसिडेंट के हाथ में है। स्टेट बड़ा एरिया होता है। अब ठीक है, गोवा जो है वो यूटी नहीं है, दिल्ली में नहीं है, ठीक है। अब लद्दाख और जम्मू कश्मीर में अब है, बिकॉज वो अब हुआ है चेंज, पहले तो स्टेट ही था, 2019 में तो चेंज आया अभी कुछ सालों पहले, ये तो 1992 का एक्ट है, ठीक है। तो वो बात है कि प्रेसिडेंट के हिसाब से चलेगा यूटीज में। लद्दाख उसके अंदर डिस्ट्रिक्ट था, एक एरिया था बस। अगर स्टेट वो यूटी में कन्वर्ट होगी तो प्रेसिडेंट के हिसाब से वहां पे वो सेम चीज चल सकती है। मना करते नहीं करेंगे, वो क्यों मना करेंगे, और क्या। अब जम्मू कश्मीर में कर चल रही है, प्रेसिडेंट की परमिशन के बाद वही सब चीजें चल रही है, चेंज थोड़ी हो जाएगा, मतलब बस ये कि प्रेसिडेंट की परमिशन इज रिक्वायर्ड, वो चीज है। स्टेट की डिमांड तो गलत है, स्टेट की डिमांड तो लद्दाख की गलत है, ठीक है। वो तो एडीसी बोल रहे हैं अपने आप को कि हमें एडीसी बना के दो, वो जो 6 शेड्यूल वाली एडीसी है ना, वो हमें बना के दो, ऐसा उनकी डिमांड है। ये तो ठीक है डिमांड, एडीसी बनाने की तो बिल्कुल जायज डिमांड है, एडीसी वाली डिमांड ठीक है। स्टेट की जगह यूटी ठीक है, बिकॉज वो बॉर्डर एरिया है, चाइना का लगता है, वहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल रहा है तो सही है। अगर स्टेट बन गई, स्टेट में कोई दूसरी पार्टी आ गई, सेंट्रल स्टेट की बनी नहीं, फिर वो दिल्ली वाला हाल हो जाएगा उनका। तो ये चीज को कंट्रोल करने के लिए वो ठीक है, यूटी वाला, यूटी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, यूटी तो एक सही स्टेप है। बट मेन, अब दिल्ली को कभी स्टेट नहीं बना सकते, दिल्ली कांट बी अ स्टेट बिकॉज दैट्स अ कैपिटल, वहां पे सारे के सारे फंक्शनरीज होती हैं पूरे स्टेट इंडिया की,
तो वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर होना जरूरी है, वरना स्टेट के पास रहेगी उसकी मनमानी पावर हो जाएगी और दोनों में क्लैशेस होंगे, भुगतेंगे दिल्ली के लोग, जैसे अभी भी हो रहा है। अभी भी तो यही प्रॉब्लम हो रही है, सेंटर में अलग सरकार, दिल्ली में अलग सरकार, दोनों के क्लैशेस रहते हैं, बिल पास नहीं होते, वैकेंसीज नहीं निकलती, रिक्रूटमेंट सही नहीं होती, प्रॉब्लम चलती रहती है आपस में। हाँ, इसलिए फिर वो चीज़ सही है, यूटीज तक तो ठीक है, बट द थिंग इज कि हाँ एडीसी बननी चाहिए उधर, एडीसी की डिमांड सही है। सोनम वांगचुक की रिक्वेस्ट स्टेट की गलत है, एडीसी की ठीक है। वो तो अपना मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स पे कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज पे कर रहे हैं, वहां तक तो ठीक है सारा कुछ, तो जायज है। स्टेट का तो मैंने नहीं सुना, मैंने एडीसी तो सुना है, स्टेट का नहीं सुना मैंने। मैंने तो एडीसी सुना है, एडीसी। वोट मिलने, जनता एजुकेटेड हो ना, जनता इतना तो सोचे, जनता की गलती है सारी, जनता की भी तो गलती है ना। कास्ट के हिसाब से नहीं, लोगों के हिसाब से, जनता में समझ नहीं है ना, जनता समझ नहीं है, जनता में समझ हो चीजों की तो वैसे सही हो जाए। जनता में इतनी तक समझ नहीं है आज के टाइम पे कि आप एमपी और एमएलए में फर्क नहीं बता सकते लोग। तुमने हेमा मालिनी का एग्जाम्पल दिया कि वो लोकसभा के राज्यसभा उसको खुद नहीं पता। नहीं बता पाया। इंडिया में यही तो प्रॉब्लम है सारी, क्या करेगा वो। पता नहीं वो क्या ही करेंगे, ये बहुत बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया के अंदर, इलिटरेसी और एजुकेशन है ही नहीं। अपने पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी पोस्ट के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया तक नहीं है, आना चाहिए ना एटलीस्ट। एटलीस्ट आज के टाइम पे तो आप हर जगह कहते हो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, तो ग्रेजुएशन लेके आओ ना, 10th लेके आओ, 12th लेके आओ। हम्म, हाँ वो फेक डिग्रीज बननी शुरू हो जाएंगी फिर। पर इंग्लिश में पढ़ाना नहीं आता ना, हिंदी के शब्द आते हैं, अब बच्चों को हिंदी के शब्द समझ नहीं आएंगे जो इंग्लिश मीडियम में। मैनेजमेंट की गलती है, एजुकेशन सिस्टम और मैनेजमेंट की गलती है। कौन सा कॉलेज है, रहने दो।
कंपल्सरी प्रोविजन एल तक कर लो, एम एन ओ नॉट इम्पोर्टेंट, ठीक है, वो सिंपल पॉइंट्स है, वो छोड़ सकते हो चाहे तो पंचायत के बारे में बताओ, इसके आगे के टॉपिक्स इसमें मतलब जो ये इसका मैं आपको एक लिस्ट भी दिखा देती हूँ इसके अंदर, लिस्ट ऑफ दोज जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं साफ साफ 11th शेड्यूल के सारे पॉइंट्स की। एक बार रीड कर लो इसको, खुद से भी देखना, मतलब याद तो आप ही को करने हैं, चाहो तो लिख सकते हो। ये है भाई 11th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पॉइंट्स, इसमें 3-4 दिए रहे, बाकी आगे सारे कि एग्रीकल्चर, सोशल फॉरेस्ट्री, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस हो गया, रूरल हाउसिंग, ड्रिंकिंग वाटर, फ्यूल फॉर्डर, और इन सब पे जो है वो कौन काम कर सकती है, हमारी पंचायत काम कर सकती है इनके ऊपर, ठीक है। क्या चीज याद कैसे होंगे, बेसिक पॉइंट्स है ना, रोटी कपड़ा मकान जैसी चीजें, बेसिक चीजें, इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया, प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी पे तो नहीं कर सकती ना वो, ठीक है। ये 29 पॉइंट्स है, हाँ ये कंपल्सरी है कि पंचायत इसमें काम करेगी। वो मैं पूछ रही हूँ लिखवाऊं या तुम कर लोगे वो चीज, कंपल्सरी और वॉलंटरी लक्ष्मीकांत ने दिए हुए अलग अलग सेपरेटेड टॉपिक्स के रूप में, तो पढ़ लोगे या करवाऊं, या कल का मौका लो पढ़ के आओ, फिर डाउट हो तो पूछ लो। नहीं इसमें नहीं है, ये तो पूरा पॉइंट ही कंपल्सरी है, हाँ अलग से प्रोविजंस वो है, वो दिए है बुक के अंदर, और मैं लिखवाऊंगी तो एक ही, हाँ ठीक है। तो वो एक काम करना तुम लोग, इसको पढ़ना, ठीक है, और अगर नहीं हो समझना है कुछ हो तो फिर जो नेक्स्ट क्लास होगी परसों तब पूछ लेना, ऐसा कर लेते हैं, ठीक है ना। तो एक काम करना, तो ये पूरा का पूरा पंचायत का टॉपिक तुम लोग पढ़ के आना परसों, लक्ष्मीकांत से लेके, ठीक है, लक्ष्मीकांत से पढ़ना है, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसको नहीं छोड़ सकते हो, इससे आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो पूरे पंचायत को हम कह सकते हैं कि ये डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन प्रमोट कर रहा है, मीनिंग पता है, डेमोक्रेसी भी है, 3 टीयर में सरकार है, और डिसेंट्रलाइजेशन भी है, सेंटर से सारी पावर छीन के डी का मतलब रिमूव करना, पावर डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है, तो वो है ये चीज, इसे कहते हैं हम लोग डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। तो क्वेश्चन जो स्केड्यूल्स पे आते हैं वो कुछ ऐसे ही आते हैं। ये कुछ एमसीक्यूज वगैरह है, इसको भी एक बार आप देखना, एमसीक्यूज वगैरह ये तो इजी वाले होंगे शायद, बट एक बार इनको अटेम्प्ट जरूर करना, थोड़े से डिफिकल्ट लेवल पे आते हैं इससे क्वेश्चन, बट ये कि इन्हीं में से आएंगे, जो आएंगे जो पढ़ा दिया इजी आएंगे, वो सबके लिए ही इजी है, ठीक है। ये कुछ एमसीक्यूज हैं, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन पे ही हैं पूरे, कर लेना इनको। पंचायत क्या, हाँ मिल जाएगा वो भी, रिटर्न में इसके मिल जाएंगे। हाँ कहाँ है, ये आ रहे हैं, ये इधर वाला ठीक है, ये उसका है, यूपीएससी बेस्ड आने चाहिए, ये नहीं आना चाहिए, यूपीएससी बेस्ड होना चाहिए। अभी मिल जाएगा ये तो, मतलब 2-4 दिनों में। अभी देखो जैसे सिंपल क्वेश्चन है ये 2014 का भी है, फिर इजी सा है, बोलो जल्दी बोलो। हाँ आंसर बोलो ना, डी हो गया ना आंसर, डी हो गया ना आंसर। हाँ अगला बोलो, जल्दी बताते जाओ आंसर, खुद से पढ़ा होगा, आर्टिकल नंबर 37 डीपीएस पे, बताया था मैंने क्लास में भी ये बात, जब डीपीएसपी का बताया था तब बताई थी स्टार्टिंग की क्लास में, फर्स्ट क्लास में 3-4 दिन पहले, कि दो दे आर नॉन जस्टिसेबल स्टिल दे आर फंडामेंटल इन द गवर्नेंस, इसमें प्रियम्बल मत लगाना, ये भी बताया था मैंने आंसर, ठीक है, ये वाला भी आप कर लेना। हाँ बताओ भाई इसका भी, नो आइडिया,
फर्स्ट देखो इसमें, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल इज एन ऑर्गन ऑफ प्लानिंग कमीशन, टोटली करेक्ट, बिकॉज नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल वो है जो कि 5 ईयर प्लान को मंजूरी दिया करती थी। बनाती कौन थी? प्लानिंग कमीशन। मंजूरी कौन देती थी? एनडीसी। ठीक है, तो उसका ऑर्गन हो गया ये, ठीक लिखा हुआ है। सेकंड कह रहा है कि इकोनॉमिक और सोशल प्लानिंग जो है वो कंकरेंट लिस्ट का पार्ट है, बिल्कुल सही। ठीक है, ये भी सही स्टेटमेंट लिखी हुई है। उसके बाद कह रहा है कि पंचायत के पास ये टास्क है कि वो जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस के ऊपर काम कर सकती है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो ठीक है, सोशल जस्टिस पे काम करेगी क्या पंचायत? करेगी या नहीं? सोशल जस्टिस का मीनिंग क्या होता है? इक्वालिटी पे काम करना, लोगों को जिन जो बैकवर्ड है या डिसएडवांटेज है, मार्जिनलाइज्ड है, उनको प्रोवाइड करना। तो ये भी सही लिखा। ठीक है, हाँ ठीक है, तीनों चीजें ठीक लिखी हुई हैं। अगला, स्पेशल पावर कौन सी है इनके हाथ में? ये पढ़ चुके हो तुम लोग, तो अब तुम्हें आना चाहिए, कल ही पढ़ा था ये। यस, बी या डी? बी। कल ही तो पढ़ा है कि राज्यसभा जो है वो स्टेट लिस्ट में बना सकते हैं, ऑल इंडिया सर्विसेज बना सकते हैं। स्टेट लिस्ट का टॉपिक है आर्टिकल 249, ऑल इंडिया सर्विसेज आर्टिकल 312। पहला क्या चीज? हाँ, पहले होना चाहिए, तो वही तो स्पेशल पावर है, वही तो लिखी है ऊपर स्टेटमेंट। ठीक है, हाँ ठीक है, वो तो ठीक है, बिल्कुल आता ही है। ए नहीं कर सकता, राज्यसभा की ठीक है, लेकिन यहाँ पे स्पेशल क्वेश्चन में लिख तो रहा स्पेशल पावर है, जो उसके से ही होगा शुरुआत, इनिशिएटिव उसका है। ठीक है, अगला बताओ भाई। हाँ, चेम्सफोर्ड रिफॉर्म से हुआ था ये, 2 पार्ट में डिवाइड। इसमें आ नहीं रहे, इस पे क्वेश्चन ये आ रहा है, ये सही लग रहा है। ये है इस पे स्केड्यूल पे इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तुम्हें आइडिया हो जाएगा। दिख रहा है क्या पीछे तक? The concept of UT has been introduced. Concept of UT, 7th Amendment Act 1956, कल भी पढ़ा था, स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। उसी टाइम पर ही सब यूटीज वगैरह बनानी शुरू की गई थी, 7th अमेंडमेंट एक्ट से किया गया था। ऑप्शन है ना, हाँ ये रहा, 1956। यस, पहले यूटीज बनने शुरू हुए थे। ये तुम दोनों बता दो भाई, क्योंकि हम कर चुके हैं। गलत है, देवनागरी है। आर्टिकल नंबर, आर्टिकल नंबर, अरे कल ही तो पढ़ा आर्टिकल 343, 343 आर्टिकल। दोनों है, दोनों है, कल दोनों लिखे हैं चलती है, वो बताया था ना, परमिशन के बाद होती है, पर कॉन्स्टिट्यूशन में तो लिखी है, कॉन्स्टिट्यूशन में तो लिखी है ना, बात खत्म। वो कह रहा है कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी है, हाँ लिखी है। हाँ वो बात अलग है, परमिशन से चेंज कर सकते हैं, वो अलग बात है। ठीक है, बाकी ये तो अलग क्वेश्चंस हैं, इलेक्शन कैंपेनिंग वगैरह है, फ्रीडम ऑफ, इसमें स्केड्यूल्स के नहीं है क्वेश्चन, मुझे लगा था स्केड्यूल के क्वेश्चन नहीं है, सब मिक्स्ड है। अरे होगा होगा, अभी कुछ टाइम रुको, सारे क्वेश्चन होने लगेंगे तुमसे। 17th बताओ। सी ऑप्शन है ना इसका, ठीक है। इसमें यार वो क्वेश्चन नहीं आ रहे जो अपने को चाहिए, सीधा पंचायत के लगाऊं क्या? पर तुमने कमिटीज नहीं पढ़ी, उसमें कमेटी आ जाएगी तो तुम्हें वो नहीं आता होगा। हाँ शेड्यूल्स के चाह रही थी, पर ये सारे ही आ गए। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 करो। पढ़ लो अच्छे से, ऑप्शन दिख रहे हैं क्या ऊपर? नहीं दिख रहे इसमें।
फर्स्ट करेक्ट है या नहीं? सेकंड सही है, सेकंड भी। गवर्नर के पास ये तो पावर है ना, मर्ज, स्प्लिट, नेम चेंज, तो ऑर्गेनाइज रिऑर्गेनाइज कर सकता है, ठीक है, नई एडीसी बना भी सकता है, पर किसी स्टेट को ऐड करना है तो वो प्रेसिडेंट था, ठीक है ना। मान लो लद्दाख ऐड करनी है एडीसी में, तो वो तो प्रेसिडेंट करेगा। कोई नई एडीसी बनानी स्टेट में, वो गवर्नर कर सकता है, वो तो छोटी सी पावर गवर्नर के हाथ में होती है। अब हाँ, उसमें प्रेसिडेंट की परमिशन लगेगी। अब लद्दाख में नहीं है ना एडीसी, अब वो इंक्लूड करना है, स्टेट ही ऐड होगी ना फिर 6 शेड्यूल में। नहीं नहीं, देखो, अगर जो ऑलरेडी ऑलरेडी है एटीएमएम वाली ऑलरेडी है, उसमें कोई परमिशन नहीं लगेगी। अगर अगर उसमें ये अरुणाचल ऐड करना है, लद्दाख ऐड करना है, तो परमिशन लगेगी। हाँ, पूरा स्टेट में से नहीं, पूरा ऐड पूरा स्टेट ही होगा, और उसमें से कुछ एरियाज में बनेगी एडीसी। ऐड तो पूरा स्टेट ही होगा ना पहली बार में, उसमें होगा प्रेसिडेंट की परमिशन, उसमें लगेगी, वरना नहीं लगेगी। नहीं आया समझ? हाँ, असम, त्रिपुरा, टीएसी था वो तो। हाँ, टीएसी में अगर कोई स्टेट ऐड करनी है तो भी प्रेसिडेंट की परमिशन लगेगी। तो उसमें स्टेट अगर ऐड करनी है तो प्रेसिडेंट की परमिशन, वरना कोई नॉर्मली कोई न्यू एडीसी या न्यू टीएसी बनाए उसमें नहीं लगेगा। हाँ, विद इन स्टेट तो गवर्नर देखेगा। हाँ, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट बताओ भाई, एडीसी के पास लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट करना और टैक्सेस लगाने की पावर है क्या? एडीसीज में उनके पास पावर है क्या? इसके ऑप्शंस कहाँ है? हाँ, यही है, 1 and 2 ओनली इज द करेक्ट आंसर, ए है, उनके पास ऐसी कोई पावर नहीं है। वो तो स्टेट गवर्नमेंट देखेगी ना, स्टेट के लेजिस्लेचर के पास पावर है, उसमें एडीसी के पास नहीं है पावर। हाँ हाँ, किसमें? टीएसी, टीएसी में नहीं नहीं, होता एरिया ही है, पर किसी अगर आप किसी का एरिया करते हो तो स्टेट ही हुई ना, आई तो स्टेट ही, उसमें स्टेट का ही तो एरिया आ रहा है। तो अगर कोई नई स्टेट है जो उनमें नहीं थी पहले से और फिर कोई ऐड कर रहे हो, हाँ, फिर उसके बाद जैसे मर्जी। हाँ, चलिए भाई अगला करो ये वाला जल्दी से, 47 करो फिर क्लास ओवर करते हैं। नहीं, बड़ा एरिया नहीं बताया था कि नया ऐड ही तब था ये चीज। वो है ना ऑफिशियल लैंग्वेज वाला, पढ़ लो पहले अच्छे से कर लो। कराया हुआ है क्लास में, कल ही कराया। अरे तो हम किस में क्या करें बताओ? हाँ, बताओ भाई आंसर बताओ इसका। ए ऑप्शन, एक बार पहले तुमने पढ़ लिया, टेल मी दी ऑप्शन ए बी सी डी में से व्हाट्स योर आंसर? डी, दैट गर्ल, बी, बी, ठीक है, बी, दोबारा बोल दो क्या हो गया? अरे बी, 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 नहीं नहीं बोलेगा क्यों नहीं, बस एक का ही डी है। यू आर सेइंग कि तीनों स्टेटमेंट ठीक है, बाकी कह रहे फर्स्ट गलत है बाकी ठीक है ना। तो हम देखते हैं सेकंड एंड थर्ड तो सभी बोल रहे हैं, इसका मतलब ठीक है। फर्स्ट पे आओ, देयर इज नो फिक्स क्राइटेरिया फॉर एनी लैंग्वेज, ठीक लिखी है, डी आंसर। कोई फिक्स क्राइटेरिया ऑफिशियल का कहाँ है? क्लासिकल का लिखवाया था ना, ऑफिशियल का लिखा कुछ है ही नहीं कोई क्राइटेरिया। क्लासिकल का लिखे थे ना 3 पॉइंट्स और ये क्राइटेरिया वगैरह का, ऑफिशियल का कहाँ लिखा था? कोई क्राइटेरिया लिखा हमारे पास नहीं है, कोई कुछ भी ऐड करे नहीं करे वो उनकी मर्जी है, पर अपने पास कोई क्राइटेरिया नहीं है उसका, तो वो चीज है। ठीक है, कल अब अकेली उसने डी बोला है।
सेकंड थर्ड ठीक है, सेकंड थर्ड ठीक जा, ऑप्शन ही नहीं है ना कोई, ओ तो ठीक ही है, डी आंसर। सेकंड थर्ड तो ठीक लिखा है, वो पता चल रहा है, वो तो तुम्हें भी आता है दोनों सबको, ठीक है। पता है ऐसे ना तुम्हें क्वेश्चन करके ही चीजें समझ आएंगी, ठीक है, पढ़ लिया टॉपिक, क्वेश्चन करो चीजें और समझ में आएंगी, ठीक है। तो परसों की क्लास में पंचायत पूरा पढ़ के आओगे, लक्ष्मीकांत से लेके आओगे, लाइन बाय लाइन पढ़ोगे, और डाउट होगा उसको लेके आओगे अंडरलाइन करके और पूरा पढ़ोगे उस टॉपिक को, उसी में से क्वेश्चंस वगैरह भी मैं पूछूंगी, सबके जवाब आने चाहिए, ठीक है। जा सकते हो, मतलब जो मर्जी कर सकते हो, अपनी इच्छा अनुसार अपना जीवन जी सकते हो। किसका? क्वैश मींस टू नलिफाई, टू रिमूव, टू एंड, खत्म कर। क्या कह रहे हैं?